welcome to my channel and then coaching center. So today I'm going to explain your 8th standard Hindi second chapter, that is लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वहाँ मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। मुझे अपना मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो यहाँ पे एक गांव है जहाँ गोलियाँ बनाकर देता था। तो यहाँ जब भी इसके मामा के घर जाता था, उसका वहाँ पे यहाँ रहता है, तो बदलू यहाँ पे रहता है। तो जब भी यहाँ जाता था तो वहाँ से वापस आने में इससे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि यहाँ रंग बिरंगी गोलियाँ लाता था, जो पूरे गांव में किसी के पास भी ना हो। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकर रहती थी, जिससे वहाँ लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के तो वहाँ से तो वो बबलू जो है वहाँ, वैसे मेरे मामा जो इसके मामा के घर में गाँव है, वहाँ होने का कारण इन्हें बबलू को मामा कहना चाहिए, मगर यहाँ बबलू को मामा की बजाय बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर वहाँ मकान था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, एक स्थल था जहाँ पे वहाँ पुराना नीम का वृक्ष था एक जगह पे। उस वृक्ष के नीचे ही बबलू यहाँ गोलियाँ बनाता था। नीचे बैठकर बबलू अपने काम किया करता था, और बगल में एक भट्टी ढहकर, यहाँ पे देख रहे हो आप चित्र में, वहाँ लाख पिघलाया करता था। वहाँ सामने एक लकड़ी के चौखट पर चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर वहाँ लाख के मूल्य होने पर वहाँ उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4 विभिन्न आकार की बेलूम मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वहाँ उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बन चुकने की पश्चात वहाँ उन पर रंग करता। तो वहाँ बबलू यहाँ सब कुछ काम करता, तो बाद में वहाँ कर देता था चूड़ियाँ, और फिर पास के 4 विभिन्न आकार के जो बेलूम मुंगेरियाँ रखे हुए थे, वहाँ
कुछ पतली, कुछ सामने से पतला था वह और पीछे से मोटा होता था वह। लाख की चूड़िया का आकार देकर बबलू वह चूड़िया बनाता था, फिर चूड़िया बनाता और तब एक बार एक एक कर वह पूरे हाथ की चूड़िया बनाने के बाद वह उसे एक रंग देता था, उसे जो रंग चाहिए वह रंग देता था। तो बदलू यहाँ कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुराना था, बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहा था। लगभग रोज़ ही वह 4 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बन लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई है। तो बदलू यह कार्य सदा ही, या चूड़ियाँ बनाने का कार्य सदा ही करता था। एक मचिए पर वह बैठकर वह एक चेयर का कुर्सी में ही बगल में ही वहाँ एक हुक्का रखा रहता, जिसमें वहाँ बीच बीच में पीता रहता। तो गांव में अपने कवि के दोपहर बबलू के पास ही बीता था। वहाँ इन्हें लल्ला कहते थे और जैसे यह पहुँचता उसके लिए मच्छियाँ मंगा देते थे और यह घंटों भर उन्हें बनाते हुए तो चूड़ियाँ बनाते हुए यह देखता था। फिर बैठे बैठे उसे देखने के बाद वह लगभग रोज़ ही 6 से 8 जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था और पूरा जोड़ा बना लेने के बाद वह चढ़कर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, कि मानो कि वह बेलन ना हो और वह नववधू का कलाई हो, वैसे वह उस हाथ को चूड़ियों को देखता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पुत्र पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनते ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसी से चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी कभी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले में उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी इसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वहाँ अवश्य जिद पकड़ा जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की की विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते तो अलग। तो बबलू
सॉरी बदलू, वह चूड़ियाँ बनाना उसका काम था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। तो उसके बनाए हुए चूड़ियाँ पूरे गांव के औरतें पे लगाती पहनती थी और आसपास के गांव के और स्त्रियाँ भी उसकी चूड़ियाँ लेकर जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे के लिए नहीं बेचता था, कभी कभी वह मुफ्त में दे देता था। वह चूड़ियाँ देगा तो यह अनाज, वह चूड़ी लेगा तो उसके बदले में अनाज देगा वहाँ था। तो कभी भी उसे किसी से झगड़ा नहीं किया। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर आवश्यक जिद पकड़ा हुआ रहता था, मगर उसके अलावा अभी कभी भी उसने झगड़ा नहीं किया। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ लेकर जाए, मगर शादी के दिन उसे ढेर सारे पैसे तो लेकर ही रहता है शादी के दिन किसी के। तो कभी को यह याद है कि उसके मामा की यहाँ किसी लड़की की विवाह पर जरा सी किसी बात पर बदलू बिगड़ गया था और फिर उसे बहुत मुश्किल से मनाया गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना होता है कि उसे वस्त्र मिलते हैं, ढेरों अनाज मिलते हैं, उसे पगड़ी मिलती है और पैसा भी मिलता है। सब उसे विवाह के समय मिलते हैं, मतलब किसी के विवाह के समय वह यह सब कुछ लेता है अपने चूड़िया के बदले में। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वहाँ थी कांच की चूड़िया से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़िया दिख जाती तो वहाँ अंदर ही अंदर कुछ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। तो बबलू को सिर्फ एक ही बात का चिढ़ है, वो है कांच की चूड़िया। अगर वह किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़िया देखता है तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को बुरा बोलता है और कभी कभी दो चार उन्हें भी बोल देता है। तो मुझे से तो वहाँ घंटों बातें किया करता, कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी कभी मेरे शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वहाँ उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होते हैं। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमते भी और फिर उनके कलाइयाँ नाजुक होते हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो बबलू और हमारे कवि के बीच में लल्ला जो कहता है बबलू ने, तो उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो कभी कभी कवि ने अपने पढ़ाई के बारे में पूछते था बबलू, कभी उनके घर के बारे में, कभी शहर के बारे में। तो कवि ने कहा शहर में सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते। बबलू तो कहता है शहर की बात अलग है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होते हैं। वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर वहाँ पे चलते हैं, उनका हाथ उनकी कलाई नाजुक होती है। वह कहता है लाख की चूड़ियाँ वह नहीं पहन सकते। कभी कभी बदलू मेरे अच्छी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वहाँ सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह तो बदलू कभी कभी इनसे अच्छी खासी इनका खातिरदारी भी करता था हमारे कवि की। जिन दिनों उसको गाय का दूध वह बेचता तो वहाँ रखता, तो वहाँ उसका मलाई बचा कर रखता और कभी कभी कवि को खाने के लिए दो चार आम भी दे देता। उन्हें तो कवि जब भी बबलू के घर जाते वहाँ दो चार आम खा के आते थे
और इससे अतिरिक्त कवि को बदलू इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ जब भी वहाँ कवि बदलू के घर जाते तो उसे 1-2 गोलियाँ बना देता था बदलू कवि के लिए। तो मैं बहुधा कर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अंत गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरली ही हो तो मैंने लाख की चूड़ियां देखी। हाथ में मेरे मामा की छोटी लड़की अंगना में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसके कलाई में घुस गया और उसके खून बहने लगे। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान वो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक कान पर लेटा था। तो इसके बाद कवि हमेशा जब भी वहाँ अपने मामा के घर जाते तो वहाँ एक अपने पाठशाला खुलने तक वहीं पे रहते। खुलने के बाद वापस आते तो 2-3 बार वहाँ मामा के यहाँ वो आते थे। तो उनके पिताजी के शहर में कुछ समस्या हो गई थी, इसलिए वहाँ 8-10 साल तक वहाँ वो अपने मामा के घर नहीं आए हुए थे। फिर जब वहाँ आए तो गांव में होते हुए उन्होंने कई दिनों तक तो उन्हें समझ में नहीं आया। फिर वहाँ एक दिन उनके मामा की जो बेटी तो तब एक दिन साहस बदलू का ध्यान वो आया। बात हुई थी कि बरसात में उनके मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई थी और उनके कांच की चूड़ियां टूटकर उसके एक पीस उनके हाथ में लग गई थी। उन्होंने मरहम पट्टी करने के बाद बबलू के बारे में याद आया। जब उन्हें याद आया तो उन्होंने बदलू के घर में जाके देखा तो वहाँ एक काट पर वहाँ लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर काट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो कवि ने बबलू के पास जाकर बोला, नमस्ते बदलू काका। तो कवि ने कहा तो बदलू ने भी नमस्ते कहा और उठकर उन्होंने काट पर बैठा और बहुत समय तक उसे देखते रहे, मगर उन्हें यहाँ कौन है अभी तक पता नहीं चला। बदलू फिर भी चुप रहा। फिर भी वह नहीं पहचाने, मगर फिर भी वह चुप रहा, मानो वहाँ अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतारा रहा हो। और तब वहाँ एकदम बोल पड़ा, आओ लाला बेटा, बहुत दिन बाद गाँव आए हो। तो
फिर वह बबलू सोचने लगा। फिर वह अपने अतीत के बारे में सोचने के बाद वह बोलता है, आओ आओ लल्ला बेटा, बहुत दिन बाद गाँव की ओर आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठे हुए उत्तर दिया। तो काका उसने चारपाई पर बैठे हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछलियाँ ही नजर आई, ना ही बच्ची, तो ना तो हमारे कवि को उसकी कोई भी चीज़ नजर नहीं आई जो वह बनाता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो आजकल आप काम नहीं करते क्या? हाँ काका, कवि ने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वहाँ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यहाँ लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख के कहाँ संभव। तो जब कवि ऐसे पूछे तो बदलू बोलता है, नहीं, काम तो कई सालों से बंद है। वह गांव में प्रचार हो चुका है कांच की चूड़ियों का, और वैसे भी यह मशीन का युग है। आजकल सभी चीज़ें मशीन से बना रही है, तो इसलिए लाख की चूड़ियों को कोई भी नहीं पूछता। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेकिन कांच बहुत खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट भी जाता है, कवि ने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांस आ गया, और वह देर तक खांसता रहा। तो नाजुक तो होता ही लल्ला, कहते कहते बदलू को खांसी आ गई, और वह बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। तो वह समय बीते बीते उसकी तबीयत भी कुछ खराब हो गई थी। शरीर से ढल चुका था और वह ध्यान भूल रहा था। फिर वह कवि कहते, जाने कैसे उसने मेरी शंका पाप ली, और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो जब बदलू बोलता है, यहाँ का दमा नहीं है, वो खांसी है, यही कुछ 1 या 2 महीने से आ रही है, जल्दी ठीक हो जाऊँगा। फिर मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ। तो कभी चुप रहे कुछ देर, और फिर उन्हें लगा कि उनकी व्यवस्था वहाँ कुछ उनसे छिपा रहे हैं। मगर उन्हें सोचने लगे, यह मशीन युग कितना खतरनाक हो चुका है, कितनों का काम इसने छीन लिया है, उन्हें लगा। फिर आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो फिर कवि ने बात का विषय बदलते हुए पूछा, आम की फसल कैसी चल रही है काका? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहका उत्तर दिया, और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरे और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वहाँ बिना आम खिलाए कैसे जाने दूँगा तुमको। तो फिर जैसे विषय बदला बात का, तो बदलू ने कहा, अच्छा हाँ लल्ला, बहुत अच्छा है आम का फसल। उसे लहकर उसने उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दिया, अरे रज्जो, लल्ला आया है, आम तो लेकर आना।
माफ़ करना तुम्हारे लिए आम के बारे में मैं भूल गया। नहीं काका, इस साल मैंने बहुत आम खाए, कवि ने बोला। वहाँ बिना आम खाए मैं इसमें कैसे जाने दो, बदलू कवि को कहता है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वहाँ मेरे लिए मलाई बचा कर रखते थे। तो कवि बाद में चुप हो गया और उन्हें यहाँ दिन याद आ गए जब मैंने आपको कहा था कवि के लिए वहाँ आम भी लाते थे, 3-4 आम खा के जाते थे कवि, और मलाई भी बचा के रखते थे बदलू का। तो यहाँ ये दिन कवि को याद आ गया। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। तो गाय अच्छी है ना काका, कवि ने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। तो बदलू कहता है, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हो गए मैंने गाय को बेच दिए, गाय को चारा कहाँ से दूँ। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आया। तो इतने में उसकी बेटी रज्जो आम लेकर आती है। फिर यहाँ तो बहुत है काका, इतने कहाँ का पाऊँगा मैंने रहना। मैं तुम्हारे उम्र का था तो इसके 100 गुने आम एक वक्त में खा जाता था। तो बदलू अच्छा कहता है, हाँ शेर के होना, इसलिए अगर मैं होता तो इससे दुगने आम एक दिन में खा लेता था। वहाँ बोलता है, आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो आप लोगों की बात ही कुछ और है काका, उसने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छोड़कर दो सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यहाँ पेड़ तैयार हुआ था। तो अच्छा बोलता है, बेटी लल्ला को 4-5 आम दे देना, सिंदूरी वाले आम देना, और देखो लल्ला कैसा है, इसी साल यहाँ पेड़ तैयार हुआ है लल्ला। तो रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरे ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो जब रज्जो ने उसे आम दिया तो कभी उनके हाथों में देखा तो उसके हाथों में जो बदलू काका के बनाए हुए लाख की चूड़ियाँ उन्हें दिखी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह शहर से ले आओ। तो बदलू ने हमारे कवि के आँख पे देखा और उन्होंने बोला, यही आखिरी जोड़ा मैंने बनाया है जो जमींदार साहब के बेटी की शादी में 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया था इसलिए शहर से ले आए थे। वहाँ मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो फिर कवि ने आम खाया वहाँ पे, और आम खा के कवि वापस लौटे। और आम खा के वापस लौटने के बाद कवि ने सोचा, बदलू ने अभी तक हार कर भी उसने हार नहीं मानी। उनके व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसे नहीं है कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ लिखा है कामता नाथ जी ने। ओके दोस्तों, पसंद आया तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल मेरे कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यह चैप्टर लाख की चूड़ी आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, सी यू माय डियर फ्रेंड।